तो बेटा स्वागत है आप लोगों का सेकंड लेक्चर वेक्टर अलजेब्रा के। ठीक है, सेकंड लेक्चर में और काफी मजेदार रहने वाला है। तो वेक्टर अलजेब्रा में हमने स्टार्ट कर दिया था वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। एंड पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। तो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं? तो जनरली दो तरीके होते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के। अगर दो वेक्टर की बात करें, वैसे तो तीन चार मतलब काफी तरीके होते हैं, जैसे पॉलीगन लॉ भी होता है। अगर मैं इन जनरल बात करूं तो हम दो तरीकों के बारे में बात करेंगे। एक है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बेटा, तो लिसन केयरफुली। तो अगर मैं पहला बोलूं कि वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो है क्या बेटा ये? यहां देखो बच्चे, सपोज दो वेक्टर्स हैं भैया जी, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। यहां पे रैंडमली कहीं भी इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है ना। दे आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट अ पॉइंट एट द सेम टाइम। ठीक है, तो सपोज मैं इसको ऐसे अरेंज करता हूं, ए को मैं उठा के यहां रख देता हूं और मैं उठा के रख सकता हूं, पर कंडीशन क्या, जल्दी बताओ। कंडीशन है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, लेंथ उतना ही रहना चाहिए, डायरेक्शन वही रहना चाहिए। क्या मैं इसको उठा के ऐसे नहीं रख सकता? तो मैं इसको उठा के ऐसे रख रहा हूं, देखो डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए। हाँ ठीक है, डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। इन दोनों को ऑर्डर में लिखो। ऑर्डर में लिखोगा मतलब समझ रहे? ऑर्डर में मतलब दूसरे का टेल पहले के हेड पे होना चाहिए, दूसरे का टेल पहले के हेड पे होना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड by the two sides of the triangle taken in the same order, same order का मतलब है पहले के हेड पे दूसरे का टेल, then their resultant is represented by, then their resultant is represented by the third side of the triangle taken in opposite order। सेम ऑर्डर में नहीं लेना है, ना कि आप कह रहे हो भैया ट्रायंगल है, ट्रायंगल है तो तीसरा साइड क्लोजिंग साइड होना चाहिए, आया ना? अबे तभी तो ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो तीसरा साइड आपने ऑर्डर में नहीं लेना है कि है ना, हेड में टेल नहीं है ना, आउट ऑफ ऑर्डर लेना है। मतलब टेल में टेल और हेड में हेड, इसी को रिजल्टेंट कहते हो। इसी को क्या कहते हो? रिजल्टेंट। अब देखो फिजिक्स में अच्छे से पढ़ते हो, डेफिनेशन वगैरह प्रूफ करते हो इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। यहाँ पे लोड नहीं है, यहाँ पे सिंपली यू कैन से कि आर इज इक्वल टू किसके इक्वल हुआ भैया? ए प्लस बी के इक्वल हुआ। आया ना? आया ना? कोई दिक्कत वाली बातचीत? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं? बढ़िया। तो सिंपल आप ऐड कर सकते हो। सिंपल आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। जैसे दूसरा क्या है? दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना बेसिक, अगर ट्रायंगल अपन यूज कर रहे हैं तो रिजल्टेंट कौन होगा कैसे पता लगेगा? रिजल्टेंट के टेल पे टेल होता है, हेड पे हेड होता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा आ गया क्या? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेटा दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, दो वेक्टर्स क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। और उन दो वेक्टर्स को आपने इस तरीके से लिया कि मानो दो एडजेसेंट साइड हो एक ही पैरेललोग्राम के, एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड है, टेकन फ्रॉम सेम पॉइंट, है ना। वेक्टर ए ऐसे, वेक्टर बी को उठा के आपने यहां नहीं रखा बल्कि यहां, सेम पॉइंट से वेक्टर ए को बना रहे हो और सेम पॉइंट से वेक्टर बी को बना रहे हो, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो बड़ा ध्यान रखना, आपको करना है यहां पे एक चीज कंप्लीट विच इज अ पैरेललोग्राम। आपको एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है? पैरेललोग्राम बाय डॉटेड लाइन। बाय व्हाट? डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन से मैंने क्या कंप्लीट किया, जल्दी बताओ? पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, देन इस पैरेललोग्राम का डायगोनल इसका रिजल्टेंट देगा। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल इसका क्या देगा? रिजल्टेंट टेकन फ्रॉम द सेम पॉइंट। यहां ये वाला डायगोनल नहीं बल्कि यही वाला डायगोनल सेम पॉइंट से लेना है। ठीक है बेटा, इस कौन से पॉइंट से? सेम पॉइंट से। तो यहां भी आर किसके इक्वल हो जाएगा? ए प्लस बी के। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बातचीत? कोई दिक्कत वाली बातचीत?
ठीक है। तो सिंपल एडिशन ऑफ वेक्टर, वैसे तो फिजिक्स में काफी डिटेल में पढ़ते हो आप, ठीक है, डिफाइन करते हो, डराइव करते हो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के लिए एक्सप्रेशन, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल होता है यहाँ पे, क्योंकि पढ़ाने को मैं अभी पढ़ा सकता हूँ पर वहां जाने का कोई मतलब नहीं बनता अभी, ठीक है ना, ट्रैक पे रहते हैं। अच्छा देखो भैया जी यहां तक तो ठीक है। एग्जाम्पल देखना, मतलब एग्जाम्पल क्या, नोट करो यार, कोई भी दो वेक्टर है उनका रिजल्टेंट कैसे निकालना है, नोट करो। वेक्टर फॉर्म में ऐड कैसे करना है, मैग्नीट्यूड या तेल लेना है, ऐड करके मैग्नीट्यूड निकाल लो यार, ठीक है। भैया जी मान लो ना एक वेक्टर ए है जो है A1 I कैप, पता ना ऐसे लिखते हैं, पता ना वेक्टर को, A2 J कैप प्लस A3 K कैप, ठीक है। भैया जी दूसरा वेक्टर है B विच इज B1 I कैप, B2 J कैप और B3 K कैप, ठीक है भैया जी, ठीक है। मुझे इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो सिंपल A प्लस बी करना है। बेटा जब आप करोगे ऐड, ध्यान रखना कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड करना है, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को क्या करना है, ऐड। देखो आई कैप है, आई कैप के साथ यहां पे क्या है A1 और यहां पे क्या है B1, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। अच्छा देखो J कैप के साथ कौन है इधर A2 और यहाँ क्या है B2, A2 प्लस B2, और यहाँ पे बेटा K कैप के साथ A3 B3 K कैप, कोई दिक्कत वाली बातचीत, कोई दिक्कत वाली बातचीत, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अच्छा अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, एक एग्जांपल दे दूं, रैंडमली खुद से ही बना लेते हैं, ठीक है। अगर A है, ठीक है, A I कैप प्लस 2 J कैप माइनस K कैप, और बेटा B है 4 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 6 K कैप, ये तो सब 5 दे देगा कोफिशिएंट, प्लस 2 K कैप, ठीक है बेटा। आपको A प्लस बी फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, A प्लस बी, तो कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 प्लस 4 5 I कैप, अच्छा 2 प्लस 3 5 J कैप। तो बेटा वैसे तो आप ऐड ही कर रहे हो पर इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, -1 प्लस 2 1 आएगा, समझ आया नहीं है, तो 1 K कैप। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं बेटा, कोई दिक्कत वाली बातचीत है तो बताओ, पक्का नहीं है, ठीक है उतारो। कुछ एडिशन की प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली कॉम्यूटेटिव होता है, इट मींस A को B से ऐड करो या B को A से ऐड करो, बात क्या है सेम, क्लियर, आपको पता लग रहा होगा, आया ना। एसोसिएटिव भी होता है, मतलब 3 वेक्टर को ऐड करना है मान लो, तो बेटा 3 वेक्टर को ऐड करना है तो पहले 2 को कर लो फिर तीसरे के साथ ऐड कर लेना, या लास्ट वाले 2 को कर लो ऐड फिर पहले के साथ ऐड कर लेना, बात क्या है सेम। इसको एसोसिएटिव रूल कहते हैं, क्या कहते हैं, एसोसिएटिव रूल, ठीक है बेटा। तीसरा प्रॉपर्टी, अच्छा आपको पता है एक जीरो वेक्टर होता है, क्या होता है, एक जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन रैंडम होता है। जीरो वेक्टर की जरूरत क्या पड़ेगी अगर मैग्नीट्यूड 0 ही है और डायरेक्शन अंट कुछ भी है, मतलब रैंडम है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। बेटा देखो साफ सिंपल बात, वेक्टर में वेक्टर जब आप ऐड करते हो तो वेक्टर आएगा, और जब वेक्टर में आप वेक्टर सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी वेक्टर आएगा। पर अगर चलो इक्वल वेक्टर्स को अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 नहीं लिखोगे, आप 0 वेक्टर लिखोगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, वेक्टर। तो इसलिए जरूरत पड़ा कि हमें 0 वेक्टर भी डिफाइन करना चाहिए। तो 0 वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is 0 and have random direction, क्लियर है क्या बेटा, क्लियर है क्या, ठीक है। और डिनोटेड यहां पे 0 बना के ऊपर एरो लगा दो, ठीक है। तो ध्यान रखना। अच्छा आपको पता है अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं तो रियल नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब समझते हो, उस नंबर में तुम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करो कि ऐड करने के बाद भी फर्क ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल शाहिद 5 में क्या तू क्या ऐड करे कि कुछ फर्क ना पड़े, बिल्कुल डेफिनेटली 5 में जैसे 0 ऐड करोगे तो 5 ही आएगा,
उसकी आइडेंटिटी नहीं बदली, उसकी आइडेंटिटी नहीं बदली। ठीक है, जैसे कि जीरो सबके लिए एडिटिव आइडेंटिटी होता है सभी रियल नंबर्स के लिए, जीरो वेक्टर भी क्या होता है सभी वेक्टर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल दी अदर वेक्टर्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब है वी हैव अ वेक्टर ए, और अगर आप उसमें जीरो वेक्टर ऐड करवा रहे हो तो भाई ए ही आएगा। ठीक है, और जीरो वेक्टर को क्या कहलाता है जीरो वेक्टर, जल्दी बताओ। एडिटिव, जीरो वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर वेक्टर एडिशन। ठीक है बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अब स्केलर मतलब समझते हो ना, जिसकी वैल्यू होती है कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे कांस्टेंट नंबर, जैसे 2 3 5 व्हाटएवर, चलो जो भी है। एंड अगर मैं बोलता हूँ 2 लीटर दूध दे दो, ठीक है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ वैल्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है उसका। ओके नाउ लिसन, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। बेटा ए कोई भी वेक्टर है, मान लो ए कोई भी वेक्टर है बेटा, ठीक है, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और लैम्डा कोई भी स्केलर है, लैम्डा कोई भी क्या है स्केलर, कोई भी कांस्टेंट है, 2 है, 3 है, 5 है, -7 है, कुछ भी हो, तो आपको लैम्डा ए कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? लैम्डा ए। ठीक है, मतलब इस वेक्टर को आप इस स्केलर से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? अरे बेटा ये किसके इक्वल हो जाएगा? लैम्डा A1 आई कैप, लैम्डा A2 जे कैप, सभी कंपोनेंट से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। चलेगा? चलेगा। अरे इसे ना पहले महसूस करो भैया जी, ये देखो ये वेक्टर है इधर, ठीक है, ठीक है, आप ना 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। ये 2 है पर डायरेक्शन सेम रहेगा, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया आपने। क्या मल्टीप्लाई किया? पॉजिटिव नंबर। भैया ए है, ये क्या है? ए, ठीक है, या ए, चलो यही है। अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता तो क्या होता? तो मैग्नीट्यूड डबल होता पर डायरेक्शन चेंज हो जाता, ऑपोजिट हो जाता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ए कोई वेक्टर है, ए क्या कोई वेक्टर है, ए कोई भी क्या है? एनी वेक्टर है, एनी वेक्टर। तो लैम्डा ए एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स जो ए का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, डायरेक्शन सेम रहेगा, यानी ए और लैम्डा ए का डायरेक्शन सेम रहेगा इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, इफ लैम्डा इज व्हाट? पॉजिटिव। नहीं आएगा समझ? आ नहीं है? और डायरेक्शन क्या रहेगा जल्दी बताओ? ऑपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा अगर लैम्डा क्या होगा? नेगेटिव। नहीं आया क्या समझ? नहीं आया क्या समझ? अगर भैया जी इसे मैं हाफ से मल्टीप्लाई करता तो हाफ से तो मैग्नीट्यूड आधा हो जाता। मैग्नीट्यूड कितना हो जाता? आधा, हाफ ए। समझ आया नहीं है? कोई दिक्कत वाली बातचीत? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना बेटा? नहीं है ना? सिंपल है यार। अगर मैं सिंपल अगर आपको एग्जांपल दो ना बच्चे, कोई भी एक वेक्टर है, मान लो ए, ठीक है, आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। आपको ना 5a निकालना है। क्या निकालना है? 5a। तो सभी कंपोनेंट्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 5 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना बेटा? नहीं है ना मेरे बच्चे? यार भैया कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? आपने एक वेक्टर लिखना सीख लिया था इन कंपोनेंट फॉर्म, कि भैया अगर एक पॉइंट है जो x, y, z है, उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो ओरिजिन से मिला देते थे, वो वेक्टर बनता था पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन। क्या होता था? x i कैप, y j कैप और z k कैप। ओ भाई x y z कंपोनेंट ही थे उसके, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। x y z स्केलर कंपोनेंट कहलाते हैं, और x के साथ i कैप लगाओ, y के साथ j कैप लगाओ और z के साथ k कैप लगाओ तो वेक्टर कंपोनेंट कहलाते हैं। पहले समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है बेटा? समझने की कोशिश करो। भैया जी हम ना पॉइंट P तक कैसे पहुंचे? हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया, देखो
और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z। तो x एक्सिस की ओर अपन x चले और i कैप क्यों लगाया जल्दी बताओ, क्योंकि x एक्सिस की ओर चल रहे हैं और वेक्टर फॉर्म में चलेगा, एक वेक्टर ऐसा है। फिर y एक्सिस की ओर हम कितना चले, स्मॉल y, और क्योंकि y एक्सिस की ओर चले तो y j कैप। भाई पैरेलल, इसको उठा के यहां भी रख सकते हो, पता है ना, इसको उठा के यहां रख सकते हो, पता है ना, पता है ना बेटा, पता है, बहुत बढ़िया। और फिर z एक्सिस की ओर कितना चले, स्मॉल z, अरे z k कैप। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा मैं z को ऐसे बनाऊंगा, मैं बारी बारी बोल रहा हूं ताकि 2 और z में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहां देखो, तो ऐसे बना लो ऐसा। तो भैया जी यहां तक तो ठीक है, पॉइंट P तक पहुंच गया। पर ओवरऑल अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट छोड़ो, पोजीशन वेक्टर की बात करूं ओवरऑल, एक्सक्यूज मी यार, अगर मैं सिंपल P पॉइंट के वेक्टर की बात करूं, तुम तो बोलोगे यार भैया ओरिजिन से इन सबको क्या देखना है, आप इनिशियल ओरिजिन था, फाइनल P था, सीधा जोड़ दो, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि R किसके इक्वल होगा, x i कैप, y j कैप, z k कैप। पूरा वेक्टर ऐसे बनता है बेटा, पूरा वेक्टर ऐसे बना है कंपोनेंट्स को मिला के, ये वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म है। पर मैं अगर बात करता हूं किसकी, कंपोनेंट्स की, तो कोई मुझे बता सकता है कि x कंपोनेंट क्या होना चाहिए। आप बोलोगे भैया x i कैप होना चाहिए क्योंकि x एक्सिस की ओर कितना चला है। भाई 3 वेक्टर है लुल्लो, एक ऐसे है, एक ऐसे है, दूसरा ऐसे है, इन सबका रिजल्टेंट ये है। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों की जगह रिजल्टेंट लिखूं या रिजल्टेंट की जगह ये 3 लिखूं, बात क्या है, सेम। तो अगर रिजल्टेंट की जगह सिंपल ये 3 लिखूं तो इनको कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोनेंट। अभी भी नहीं आया समझ, रिजल्टेंट पूरा सिंपल आर लिखने के बजाय मैं लिखूं ये वाला ओ क्यू, क्यू P1 और P1P, तो इसके कंपोनेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट। समझ आया नहीं आया, आया नहीं आया। तो सिंपल कोई भी वेक्टर कंपोनेंट से ही बनता है वेक्टर फॉर्म में, हाँ या ना। ठीक है, देयरफॉर यहां पे जो x i कैप है, ठीक है, y j कैप है एंड z k कैप है, ठीक है बेटा, इनको वेक्टर कंपोनेंट्स कहते हो। क्या कहते हो, वेक्टर कंपोनेंट्स, हाँ या ना। एंड सिंपली x की बात करूं, सिंपली y की बात करूं एंड सिंपली z की बात करूं, तो इनको आप क्या कहते हो, स्केलर कंपोनेंट्स। क्या कहते हो, स्केलर कंपोनेंट्स, हाँ या ना बेटा। बताओ कोई दिक्कत वाली बातचीत है तो। भैया समझ आ गया भैया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा एक चीज है, एक चीज आपको ध्यान में रखना है भैया जी, एडिशन तो आपने सिखा दिया, आपने सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं सिखाया। वैसे मैं सच बताऊं, अगर आपको एडिशन आ गया तो आपको सब्ट्रैक्शन भी आ गया। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। कहने का मतलब क्या है, वेक्टर ए है a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप। ठीक है जी, और वेक्टर बी क्या है बच्चे, b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। ठीक है भैया जी, ठीक है। तो हमें एडिशन तो आ गया, हमें सब्ट्रैक्शन नहीं आया, मतलब हमें a माइनस बी नहीं आया। ऐसे मैं तुम्हें सच बताऊं, a माइनस बी भाई सब्ट्रैक्शन एडिशन से डिफाइन होता है हमेशा। तो जैसे इट कैन बी रिटन एज, हाँ या ना, तो तुम b को -1 से मल्टीप्लाई करो और इसमें जोड़ दो। ठीक है, या सिंपली इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, ये आगे है ना, ये आगे है ना, तो a के कोरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को b के कोरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से सब्ट्रैक्ट करते जाओ। यानी a1 को किससे माइनस करोगे, b1 से, और बाहर i कैप। a1 आगे क्यों रखा है, क्योंकि a आगे है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अगले केस में क्या होगा जल्दी बताओ, a2 माइनस b2 j कैप और a3 माइनस b3 k कैप। अच्छा ध्यान दो बेटा, अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, भैया जी a है i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, और भैया जी b क्या है, b है 4 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप। तो a माइनस बी क्या होगा जल्दी बताओ भाई, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 माइनस 4 i कैप
ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसके आगे इसका कोफिशिएंट क्या है? -2। ठीक है। अब जैसे b1 माइनस b2, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्या होता था? a2 होता था ना, a2 माइनस b2, तो a2 तो -2 है और ये अपने आप में -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। नहीं आ रहा क्या समझ? नहीं आ रहा क्या? और यहां पे 3 माइनस 1 k कैप, तो ओवरऑल क्या आ रहा है? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप लिख सकते थे -3 i कैप 0 j कैप +2 k कैप, ये ठीक है। एंड क्लियरली यहां से आपको पता लगना चाहिए कि भैया a माइनस बी, ठीक है, और b माइनस ए इक्वल नहीं होता है, ये इक्वल नहीं होता है, ध्यान रखना। साइन का फर्क पड़ देगा, किसका फर्क पड़ देगा? साइन का। बेटा इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को आप इक्वल कब कहोगे? जब बेटा उनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आपस में इक्वल हो, ध्यान रखना। कहने का तात्पर्य क्या कि मतलब वेक्टर ए है a1 i कैप और a2 j कैप और a3 k कैप, और वेक्टर b है b1 i कैप b2 j कैप और b3 k कैप। तो कब आप कहोगे कि वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल है? इनके अगर कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल हो तो। अच्छा, अगर आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? a1 और बी यहां पे b1, आप कह सकते हो कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट है, यहां पे a1 है, यहां पे क्या है? b1। मैं कह रहा हूं यदि a1 b1 के इक्वल है, a2 b2 के इक्वल है और a3 b3 के इक्वल है, तभी आप कहोगे कि वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बेटा समझ आया नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं? कोई दिक्कत वाली बातचीत है क्या? अरे बोल दो कोई दिक्कत वाली बातचीत है तो। नहीं, बढ़िया। देखो एक छोटा सा भी क्वेश्चन से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। एंड यहां देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आप बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते हो, ऑल्दो दे आर इजी बट डेफिनेटली एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा ना, अभी हमने पढ़ा इक्वल वेक्टर, तो ध्यान दो इधर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z सो दैट द वेक्टर्स a एंड b आर इक्वल। भाई वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल दिया हुआ है, और इक्वल तभी हो सकता है जब उनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आपस में क्या हो? इक्वल। यहां पे आई कैप के साथ में x है और यहां पे आई कैप के साथ में क्या है? 2, यानी देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यहां जे कैप के साथ y है, वहां पे जे कैप के साथ क्या है? 2। ठीक है बेटा, ठीक मेरे बच्चे, तो y भी कितना आ गया? 2। यहां पे k कैप के साथ z है, ठीक है, और यहां पे k कैप के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, ये आ गया, ठीक है।